नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक तरफ कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नाम पर फर्जी टेस्ट रिपोर्ट का खेल भी शुरू हो गया। जालसाज ने देश के प्रतिष्ठित माने जाने वाले अस्पताल पीजीआई को भी नहीं बख्शा और पीजीआई की नकली कोरोना रिपोर्ट का पता चलने से हड़कंप मचा हुआ है। यहां पे किस तरीके से रिपोर्ट को ही नकली बनाया गया, फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। दरअसल पीजीआई में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही किसी मर्ज का इलाज किया जाता है। जो मरीज वहां पे दूर दराज से पहुंचते हैं, पहले जरूरी होता है कि उनका कोरोना की जो जांच है वो हो। इसे लेकर जालसाजों ने फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाने का खेल शुरू कर दिया। पता चला कि जालसाजों ने 1500 रुपए में पीजीआई की फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार की। 2 मरीजों को इन्होंने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर दी और इस फर्जीवाड़े का पता तब चला जब कार्डियोलॉजी विभाग में यह फर्जी रिपोर्ट जमा हुई। रिपोर्ट की जांच में विभाग के डॉक्टर शशांक पांडे ने फर्जीवाड़ा पकड़ा। पता चला कि गोंडा के 2 युवकों की कोरोना रिपोर्ट फर्जी है और ये दोनों युवक इलाज के लिए लखनऊ आए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कितने मरीजों की नकली जांच रिपोर्ट तैयार की गई? क्या अस्पताल के किसी कर्मचारी की मिलीभगत से यह खेल हो रहा है? लोगों की जिंदगी से आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? एक बड़ी खबर है ये, एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा फर्जीवाड़ा एक तरह से, क्योंकि सीधे तौर पे एक शख्स अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसकी रिपोर्ट गलत हुई तो कई लोगों की जिंदगी को वो जोखिम में डाल सकता है। कि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। इसकी जांच पड़ताल चल रही है संस्थान लेवल पर भी और पुलिस लेवल पर भी, क्योंकि हमने कल एफआईआर कर दी है। एक्चुअली 6 तारीख को ये मामला हुआ है। 6 तारीख को एक मरीज़ जो कि गोंडा का रहने वाला है, वो अपने मरीज़ को भर्ती कराने के लिए एमआईसीयू में लेके आया, जो कि हार्ट के मरीज़ों को यहाँ देखते हैं। तो वहाँ पे जो एमआईसीयू के जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई आप भर्ती होने से पहले आपको कोविड टेस्ट की जांच रिपोर्ट लानी है। तो उन्होंने कहा साहब हमने कोविड टेस्ट करा रखा है और हमारा नेगेटिव है। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट मरीज़ की और मरीज़ के एक रिश्तेदार की, जो कि वहाँ पे साथ में रुकता है उसके, और वो भी कोविड नेगेटिव होना चाहिए, तो उन दोनों की रिपोर्ट उसने दे दी, जो कि नेगेटिव रिपोर्ट थी और वो पीजीआई के प्रोफार्मा पे थी। और तो उसमें डाउट करने का चांस बहुत कम होता है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि उस डॉक्टर के लिए मैं थैंक्स कहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि उसने गुड सेंस प्रिवेल्ड और उसने उस रिपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए देखा। तो क्योंकि कंप्यूटर के पास बैठा हुआ था, तो उसने हॉस्पिटल सर्वर ऑन किया और कंप्यूटर पर देखा, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे कोई भी इस तरह का टेस्ट नहीं था। कि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक तरफ तो चुनौती यह है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। देश, दुनिया और प्रदेश में इस वक्त एक बड़ा संकट है और इस बीच कुछ लोग चंद पैसों के लिए, रुपयों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार लगातार इस कोशिश में है कि कैसे इस पे काबू पाया जाए और इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी प्रशासन की लापरवाही उन कदमों पे भी, उन कामों पे भी पानी फेरने का काम करती हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं और कुछ आगे जुड़ेंगे, उनसे हम आपका तारुफ करा दें। इस वक्त मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा गौरव मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल तालान है, राजनीतिक विश्लेषक। नितिन कुमार हमारे संवाददाता हैं, इस वक्त लखनऊ पे ज्यादा अपडेट के साथ वो हमारे साथ जुड़े हैं। और शालिनी दुग्गल है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और ये बारीकी से हमें समझा पाएंगी कि क्या क्या यहां पे हुआ है और आगे किस तरीके की चुनौतियां हम सबके सामने हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री सुनील भराला भी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है कि कैसे सिचुएशन को ठीक किया जाए, हालात को बेहतर किया जाए, कोरोना पे काबू पाया जाए। लेकिन प्रशासन की लापरवाही जो है वो उन पे पानी फेरने का काम करती है। अब यहां एक तरफ मुख्यमंत्री 400 बेड के अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीजीआई में फर्जीवाड़ा हो जाता है। तो कैसे काबू पाया जाएगा इस पे? गौरव की आवाज ठीक से, गौरव जी की मेरे पास आवाज नहीं ठीक से पहुंच रही। गौरव जी मैं आपके पास आऊंगा, अभी आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही, तब तक आपकी आवाज को ठीक किया जाएगा। नितिन, आप ये बताएं कि इस वक्त क्या जानकारी है, कैसे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, कैसे ये रैकेट चल रहा है और किसकी मिलीभगत से किया जा रहा है?
बहुत बड़ा मामला है कि उस पर जब देश में लगातार आज कोविड का उद्घाटन कर रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं आज राजधानी लखनऊ में भी ये मामला निकल कर आया। बात एक सबसे पहले प्राइम न्यूज ने एक जनता तक पहुंचाया है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के साथ साथ समूचे उत्तर प्रदेश में मनप रहा है। हाँ। अहम बात ये बताई गई क्योंकि जब से मामला निकलकर सामने आया है, जब से हमारी पड़ताल लगातार जारी है और अब तक कई सारे जो बातें वो निकलकर सामने आई है, बताया जा रहा है कि जो पीडीएफ फाइल होती है, क्योंकि ये बताया गया है कि जो भी पेशेंट अपना टेस्ट कराता है वो पीडीएफ की जो रिपोर्ट होती है वो पेशेंट के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दी जाती है, वो पीडीएफ फाइल। हाँ। तो जाहिर सी बात है, जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनकी पीडीएफ की फाइल के साथ इस्तेमाल की गई है। अगर व्हाट्सएप फाइल आती है तो उसमें जो रैकेट चला रहे हैं लोग उसे नेगेटिव कर देते हैं और उसमें नाम भी बदल देते हैं, वो डिजिटल रिपोर्ट उसको बना देते हैं, सॉफ्ट कॉपी है एडिट कर दिया जाता है और उसको नाम नेगेटिव रिपोर्ट बना देते हैं, कॉपी की तरह लगने लगती है। दूसरी चीज, ये पूरा काम करने का कितना पैसा लगता है, तो वो करीब 1500 रुपए लगता है ये पूरी फाइल ये पूरी प्रोसेस को करने में। और जो बताया गया है कि रिपोर्ट जो सॉफ्ट कॉपी के साथ मोबाइल पहुंचती है, फिर उसे एडिट किया जाता है और उसे जिस पेशेंट का वो लोग टेस्ट करती है, जिससे जा नहीं सकता, उससे 1500 रुपए उसकी व्यक्ति लेते हैं उसे रिपोर्ट देने सकता। ये मामला खुला कब आगे सबसे अहम बात यह कि बताया जा रहा है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोटा से मरीज अपना इलाज कराने के लिए आया था और उसके साथ एक तीमारदार भी था। तो शुरुआत में सबसे लगातार पीजीआई में सोशल मीडिया बनाया गया हुआ है, जो कि उन मरीजों के लिए है जो डिपार्टमेंट के करते हैं और अपना इलाज पीजीआई में कराने के लिए आ रहे हैं, वो वहाँ पर ठहरते हैं। लेकिन इधर जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का ये जो मरीज कोटा से आया था, इससे लीवर में कुछ दिक्कत थी, तो बताया जा रहा है कि बाहर एक होटल में रह रहा था, तभी जालसाज इसके और इसके जो तीमारदार इसके साथ था उसका संपर्क साधता है और उससे ये कहता है कि कोरोना की रिपोर्ट उनके हॉस्पिटल में मांगी गई है, मैं कम समय में कोरोना की रिपोर्ट आकर दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद इन दोनों का टेस्ट जो होता है वो करता है और 1500 रुपए लेकर इन दोनों को वो रिपोर्ट दे दी जाती है। लेकिन इसके बाद ये मामला पूरा उल्टा नहीं है राजेश। बात ये है कि जब मरीज इलाज कराने के लिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट पहुंचता है, डॉक्टरों को ये लगता है कि रिपोर्ट में कुछ छेड़छाड़ है, वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम पर चेक करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं होता है और उसके बाद जो मरीज का तीमारदार है वो वहाँ से संतुष्ट हो जाता है, घर पर लगी हुई है, कॉल ब्रेक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जैसे वो उससे पकड़ में आया था, ये कॉल ब्रेक पुलिस आता है। ठीक है नितिन, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। ठीक है, अभी आवाज भी आपकी ठीक से नहीं दर्शकों तक पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। डॉक्टर शालिनी, आपके पास मैं आऊंगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी चुनौती है हम सबके सामने, कोरोना से कैसे पार पाएं। लेकिन ये जो फर्जीवाड़े हम सबके सामने आते हैं, कभी पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव दिखाया जाता है, कभी नेगेटिव को पॉजिटिव, और कभी पीजीआई का ये जो खेल है वो अब सबके सामने है। इस पे हम पार कैसे पाएंगे, इस पे काबू कैसे पाया जाएगा? देखिए, टेस्टिंग को आईसीएमआर ने शुरू से ही बिल्कुल सेंट्रलाइज किया हुआ है। एक पर्पस था आरटीपीसीआर ऐप के आने का, और अब रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के बाद भी इमीडिएटली आईसीएमआर हैज कम अप विद द ऐप। तो अब आईसीएमआर की ऐप पे ही हम सारी डिटेल्स पेशेंट की डालते हैं, जिसमें पेशेंट का फोन नंबर होता है, उसका आधार नंबर होता है, उसका पूरा एड्रेस होता है, सारी डिटेल्स दी जाती है। 2 पेज का एक फॉर्म होता है जिसको क्लिनिशियन भरता है, उसी को हम लैब में उसको अपने ऐप पे एक एक चीज भरी जाती है, ताकि उसकी कोई भी चीज हमसे कोई झुटला नहीं सकता उसको, क्योंकि जो आधार कार्ड का नंबर है दैट इज अ क्लियर कट वैलिडिटी, तो वो आपका आइडेंटिटी है, प्रूफ है। तो उसके बाद ये हम जब टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट उसी के अंदर आती है। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती है कि हम कैसे झुटला सकते हैं रिपोर्ट को। अगर पेशेंट आया है, अगर केवल एक कागज पे रिपोर्ट दी जा रही हो तो फिर भी कहा जा सकता है कि कोई ये काम कर रहा हो। और ये जो ऐप का एक्सेस है, ये भी जैसे हमने लिया है तो वो सिर्फ ऑथेंटिकेट करके ही लिया है। हमारे खुद के आधार कार्ड गए हुए हैं उस जगह पे, ये जो सेंट्रल हमारे डिस्ट्रिक्ट सीडीएमओ ऑफिस जाते हैं, वहां से पूरा वैलिडेट होके भी हमें ये हमारे और हमारे टेक्नीशियंस को ये सुविधा मिलती है हम अपने उस पे ऐप डाउनलोड कर सके। ऐसे हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस पे इतना फर्जीवाड़ा हो गया है। लेकिन क्या इसको ऐसे जोड़ के देखें, क्योंकि अगर इतना बड़ा ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो अस्पताल प्रशासन के कुछ लोग मिले हो सकते हैं।
लेकिन जब तक वो अपना नंबर वैलिडेट नहीं कराएंगे और वो भी एचओडी प्रॉपर चैनल से होता है, ऐसे कोई भी करा ले, ये होता नहीं है। हाँ। तो और ये सब सरकारी कर्मचारी हैं, ये सब करेंगे अपना उससे ही करेंगे, अपना प्रॉपर वैलिडेशन दे के ही करेंगे। मुझे नहीं पता कैसे इसमें कोई लूप होल आ सकता है, बट हमारे हिसाब से काफी रोबस्ट सिस्टम है। ठीक है। गौरव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है प्रदेश के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने, और एक तरफ तो सरकार बेहतर काम कर रही है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि कैसे मुख्यमंत्री भी लगातार एक्टिव हैं। आज भी 400 बेड के अस्पताल का उद्घाटन हुआ, लेकिन ये जो फर्जीवाड़े हमारे सामने निकल के आते हैं रुक रुक के, इन पे कैसे काबू पाया जाएगा, क्योंकि यही सरकार के काम पे पलीता लगाते हैं। देखिए, शासन की इच्छा शक्ति स्पष्ट है, साफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हमारी सरकार चुनौती को हर फ्रंट से लड़ रही है, बहुत ईमानदारी से लड़ रही है। क्योंकि इस तरह के जो अस्पताल होते हैं उसमें पहले से भी कुछ इस तरह के गिरोह या वैसे काम करते हैं, चाहे वो ब्लड बैंक की दलाली करते हो या इस तरह का काम करते हो, दवाइयों का काम करते हो। तो कहीं न कहीं संभावना देख करके इस तरह के लोग सक्रिय हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि देखिए, अस्पताल प्रशासन ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई और एफआईआर किया। और अभी जांच शुरू हो गई है और इंटरनल भी एक कमेटी बैठी है उससे जांच पर, उसकी भी एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिए। पुलिस भी उससे जांच कर रही है। तो एक बार सारी चीजें स्पष्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने फर्जी रिपोर्ट तैयार की है और इसका फैलाव कितना है, कहां तक ये पहुंचा है और क्या कारण रहे इसके पीछे, कौन लोग इसमें शामिल है। तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये बात तो सही है कि इस तरह का कार्य करने वाले अब सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे वो कोई संस्थान हो। जैसे ही वो निगाह में आएंगे, वो पकड़े जाएंगे, वो अंदर होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि चूंकि कुछ वक्त पहले अभी हाल ही में नोएडा से भी एक ऐसा ही निजी लैब का मामला सामने आया था, जहां 35 लोगों की रिपोर्ट को पॉजिटिव दिखाया गया था और बाद में जब दूसरी जगह जांच हुई तो वो नेगेटिव थे, यानी वहां भी फर्जीवाड़ा हुआ। अब पीजीआई में ये निकल के आ रहा है, तो ये जाल फैला हुआ है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, जहां सामने आ जाता है वहां पे दिखा दिया जाता है, ना जाने कितनी जगह पे अब भी छुप के चल रहा है। हम मानते हैं कि मौके का फायदा कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उठाना चाहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज संगठित फर्जीवाड़ा नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रकार का शासन या प्रशासन का मिली भगत है। कहीं अगर कोई कर रहा है तो वो पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। इसलिए इसको इस नजरिए से देखना कि पूरा प्रशासन और शासन जो है उसके वर्धक से चीजें हो रही है तो ये गलत बात है। जबकि शासन और प्रशासन दोनों इस तरह की बातें जहां उभर करके आ रही है, तुरंत उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। कपिल श्रीवास्तव, ये जो हालात हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोगों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, किसे जिम्मेदार माने? देखिए, बहुत सीधी सी बात होती है कि जब कैप्टन के लिए ताली होती है तो गाली भी कैप्टन को पड़ती है। और बहुत सीधी सी बात है, सरकार हर जगह नहीं होती, लेकिन सरकार के महकमे के जो प्रशासनिक अमला है वो तो हर जगह मौजूद होता है। ये कैसे माना जा सकता है कि पीजीआई प्रशासन और पीजीआई के लोगों के मिली भगत के बगैर इस तरह की फर्जीवाड़ा वहां हो रहा है? सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखें कि अगर ऐप के माध्यम से सारी चीजें, जैसा डॉक्टर कह रही थी शालिनी जी की, उसमें ऐप भी सारी चीजें हैं। पीजीआई के अंदर आप देखते होंगे जब कोई व्यक्ति जाता है तो कंप्यूटर पे उसका पूरा हिस्ट्री बनाई जाती है और बहुत आराम से वो अपने पैथोलॉजी की लैब को सारी चीजों से चेक भी कर लेते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं है, या अगर दूसरे पैथोलॉजी की है तो वो ऐप पे लोड होती है और उसको भी चेक किया जा सकता है। तो अगर मिली भगत नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से मेडिकली अगर देखा जाए तो इसको नेग्लिजेंस का मामला दिखाया जा सकता है। नेग्लिजेंस तो सरकारी तौर पे सामने एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि फर्जीवाड़ा चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं से पीजीआई के अंदर भी रही है। और इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है कि आज कोविड को हमारे भारत में गंभीरता रूप लेते हुए 4 से 5 महीने के करीब में हो गया, और अगर मोतिवासिर ये खेल होता रहा होगा तो कितने जानलेवा चीजें लोगों के ऊपर बीती होगी जो वहां पर पीजीआई के अंदर मजीद ओपीडी में अपने आप को दिखाने आ रहे होंगे। तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं सरकार को लेनी पड़ेगी। जहां तक सरकार का प्रश्न है कि सरकार अच्छा करके वो दिख रही है, तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। आज से 20 दिन 25 दिन पहले तक जो 7,000, 8,000, 10,000 के मामले उत्तर प्रदेश के अंदर थे, आज वो 1,20,000 संक्रमणता पहुंच चुकी है।
कि जबकि इन्होंने कोई विशेष टेस्ट की भी चीजें नहीं बढ़ाई है। और जो एंटीजन टेस्ट है वो उन पर जो है वो आप जानते हैं कि अगर किसी को उससे जो सीधे कोरोना का टेस्ट नहीं होता है, हाँ। जो ये टेस्ट कराते हैं उसमें देखते हैं कि कितनी इम्यूनिटी डेवलप्ड है, हाँ। अगर ज्यादा है तो वो कोरोना की मान लेते हैं। हाँ। अभी गाजियाबाद में जो 400 बेड का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, हाँ। वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसकी आधारशिला ही नहीं रखी थी, वो हाँ। बन के कंप्लीट हो गया था, आज फीता काटा गया है कोविड के लिए। तो कहीं ना कहीं से इनको इस बात को भी बताना चाहिए कि पुरानी सरकार के पुरुषार्थ को भूल के किया नहीं जा सकता है। हाँ। और ये सरकार हर चीज को कवर अप करने की कोशिश करती है। हाँ, ठीक उसी है। का ये परिणाम है कि जो ये फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं, इनको ये पकड़ नहीं पा रहे, ठीक। इनको ये ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और गौरव, आप ही से चाहूंगा मैं इस बात का आप जवाब दें, चूंकि आरोप सीधा सरकार पे है कि जवाबदेही तो तय होगी ना। गौरव जी। जी जी बोलिए, ये आवाज आ रही है आपकी? बोलिए। आपने सुना कपिश ने कई आरोप आप पे लगाए कि जवाबदेही सरकार की है, कि अगर कहीं पे भी लापरवाही होती है तो जिम्मेदारी तो तय होगी। कैप्टन अगर जीत का श्रेय लेगा तो हार अगर होती है तब भी कैप्टन से ही सवाल पूछा जाएगा। नहीं, कोई भी फर्जीवाड़ा होगा, अगर उसमें कोई भी शामिल होगा, चाहे वो उस संस्थान का व्यक्ति हो, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, तो उसके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि उसका नींव रखा था इनकी सरकार ने, तो इनकी सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज से 25 साल पहले भी इनकी सरकार ने कई नींव रखे थे। हाँ। और वो केवल नींव ही रखी गई थी, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। ऐसे हम कम से कम 20 उदाहरण दे पाएंगे। और आपको बता दें, केवल नींव रखना, शिलान्यास करना ही विकास कार्य नहीं होता है, उसको पूर्ण करना भी विकास कार्य होता है। तो उसको पूर्ण करने का काम हमारी सरकार कर रही है, तो ये उनको ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। और इस पूरे फर्जीवाड़े में गोरखपुर के अंदर कोई शामिल होगा, उद्घाटन की बात जो रहा है, आप जिस बात को कह रहे हैं पूरी तरीके से गलत बात है। गाजियाबाद के अंदर जो 400 बेड का बनकर खड़ा है, ये आज से 3 साल पहले ही खड़ा हो गया था। केवल रंग रागौन करके हॉस्पिटल की व्यवस्था उसके अंदर देने का काम योगी प्रशासन ने किया है। इस तरीके से हरित करने का काम आप करना चाहिए का खड़ा हो गया था, तो जनता ने आपको क्यों गिरा दिया? आप देखिए, गोरखपुर के अंदर आप सर्वे कर लीजिए, गोरखपुर के अंदर बाल चिकित्सा संस्थान 500 बेड का ट्रामा सेंटर बन करके खड़ा है मेडिकल कॉलेज के अंदर। आप अपने संवाददाता को भेज के पता कर लीजिए, 3 साल से बिल्डिंग खड़ी हुई है और वो अपने रंग रागौन को निहार रही है। योगी प्रशासन 2022 का इंतजार कर रहा था। मेरे कई बार डिबेट चैनलों पे उठाते थे, अब इनसे संज्ञान आया है कि इन्होंने सितंबर माह में उसमें कोविड बाद विकसित करने की बात कही है। तो आप अगर अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे और दूसरों के पुरुषार्थ को अगर घोटना चाहेंगे तो उससे प्रदेश का विकास आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ राज्य मंत्री सुनील भराला जी भी जुड़े हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है प्राइम न्यूज में। सर, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री खुद एक्टिव हमें नजर आते हैं। आज भी हमने देखा नोएडा में उन्होंने एक 400 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया कोविड का। लेकिन दूसरी तरफ कई फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। पीजीआई में भी एक आया कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव बना के वहां पे मरीजों का इलाज कराने की कोशिश की जा रही है। इनसे कैसे पार पाया जाएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है आपके सामने। देखिए, हमारी सरकार काम और विकास में विश्वास रखती है और सरकार के काम को पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में कोविड के समय की अगर बात देखी जाए, सबसे बड़ा जो बहुत कठिन समय था प्रदेश और देश के लिए, उस समय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने 36 लाख प्रवासी श्रमिकों को अपने उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से अपने साधनों के अनुसार उनकी चिंता की। और जो उत्तर प्रदेश से बाहर जाने वाले श्रमिक थे, जिनको घर पहुंचाने का भी जिम्मा स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश किया कि एक एक श्रमिकों को गांव में हो चाहे वो शहर में हो, और जो जाना चाहता है उस श्रमिक को अपने घर तक पहुंचाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया था। और हमने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने बहुत स्पष्ट रूप से और सब लोगों ने बहुत ही कोविड-19 के मानकों का पालन करते हुए हमने उन प्रवासी श्रमिकों को अपने घर पहुंचाने का काम किया और उनको अन्य राज्यों से ला करके अपने राज्यों में भी घर पर लाने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद दूरभाष के माध्यम से
सूचीबद्ध लेकर के बैठते थे कि आज गोरखपुर में कौन से श्रमिक जा रहे हैं, आज सिद्धार्थनगर में कौन से गाड़ी जाएगी, या ट्रेन से कौन से श्रमिक बनारस में उतरेंगे। तो उनका पूरा जो लोग मॉनिटरिंग करते थे, सबसे वो फोन पर जानकारी रखते थे और पूछते थे कि वो घर तक पहुंच गए नहीं पहुंचे, सकुशल पहुंचे नहीं पहुंचे, और खुद श्रमिक का मोबाइल नंबर लेकर के बात करते थे कि आपको भोजन मिला था नहीं मिला था बस के अंदर। बिल्कुल सर, ये चीजें हमने दिखाई भी, जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक्टिव रहे। आपके चैनल ने भी उसको पूरे देश के सामने बहुत ही सजगता के आधार पर और उसके साथ सारे देश को ये बताने का प्रयास किया कि अगर कोई श्रमिकों की चिंता कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के, देश की बात कर रहा हूं मैं, देश में अन्य राज्यों के भी हमारी सरकारें हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने उसके आधार पर काम किया कि जैसे वो अपने परिवार के बच्चे को यानी कि श्रमिक को इस प्रकार से मान करके काम किया। और अभी आप देख रहे होंगे कोविड के मानकों के आधार पर भी जो लगातार प्रयास है, अथक प्रयास के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि कोविड पर उनकी नजर आज लगभग 1.25 लाख से भी ऊपर टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में ये रिकॉर्ड तोड़कर अन्य राज्यों के अगर तुलनात्मक बात करेंगे तो हमारे राज्य में ही कोविड टेस्टिंग का जो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जो आज कह रहे हैं लोग, तो उत्तर प्रदेश ही उसका मानक पर खरा उतर रहा है। साथ में अभी बात चर्चा हो रही है उसको लेकर के फर्जीवाड़ा। देखिए ये सब अधिकारी कर्मचारी, इसके माथे पे भी कुछ नहीं लिखा है कि वो क्या कुछ कर रहा है। हाँ, लेकिन नजर हमारी सब पर है। अगर इस प्रकार से कोई किसी प्रकार की ये बातें सामने आई है तो इसकी गंभीरता से जांच भी होगी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। उसको बख्शा नहीं जाए किसी भी कीमत पर भी। अभी पूरी रिपोर्ट आने दीजिए और उसमें सब पता लगाया जाए कि दूध का दूध पानी का पानी है क्या और किस प्रकार से ये जो चालसाजी की बात आ रही है। अभी तो हम आपके चैनल के माध्यम से और जो अन्य चैनलों पर चल रहा है उसके माध्यम से जानकारी में आया है विषय, तो उस पर पूरी नजर है और अभी सारी चीजों को गंभीरता से देख करके उसका निस्तारण होगा। बिल्कुल। कपिश, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ, काफी देर से नहीं आया। कपिश, आप। माननीय मंत्री जी को मैंने काफी पूरी तरीके से सुना। मंत्री जी क्योंकि भाई योगी सरकार में मंत्री हैं तो उनको जो करना चाहिए वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन जब तक वाकई आंकड़े ना थपथपा रहे हो तब तक आपको मानना नहीं चाहिए कि आपने अच्छा काम किया, वरना आप सुधार नहीं कर सकते। माननीय मंत्री, सबसे पहली चीज आप एक बात बताइए, 1 लाख बेड तो आपके पहले से बन के तैयार। अभी आपने गोरखपुर का जिक्र किया, गोरखपुर के अंदर जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसमें 200 बेड हैं, जिसमें से 40 पे वेंटिलेटर मौजूद है और बाकी पे वेंटिलेटर मौजूद है और L3 का वो है। ललित नारायण मिश्र चिकित्सालय गोरखपुर के अंदर 200 बेड का प्लेन L1 का ये हॉस्पिटल है। अब इसके बाद मुझे आप बता दीजिए कि कितने आपने हॉस्पिटल यहाँ पर दे दिए। आपको ये बात का संज्ञान होगा कि आप उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री हैं कि बाल चिकित्सा संस्थान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर 500 बेड का अखिलेश यादव जी के सरकार से ही बनकर के खड़ा है। रंग रावण भी बाहर से हो चुका है, लेकिन उसको भी अभी तक आपने तब्दील करके कोविड वार्ड नहीं किया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कहते हैं सुनील जी, इनको बेड जारी किया तो मुझे बताइए उसकी क्या सूची है, कितने ICU है, कितने आपने वेंटिलेटर मौजूद कराए। गोरखपुर में अभी वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता रवि श्रीवास्तव को ऑक्सीजन न मिलने के कारण वो सड़क के हम लोगों के आंख के सामने दम तोड़ दिए और आप अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। जो आपके चिकित्सा मंत्री हैं जो सिद्धार्थनगर से आते हैं उनके यहाँ का हाल इतना बुरा है कि वहाँ लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं और रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुनील जी से। कपिल भाई, जवाब ले लेते हैं। क्यों ना हो, ठीक, ये सुनील जी मीडिया में खुल करके सामने आई है। और जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। अभी आप देखिए डॉक्टरों को जो नाश्ता मिल रहा है वो तला हुआ मिल रहा है, खाना मिल रहा है वो तला हुआ मिल रहा है। डॉक्टर आंदोलित है। अम्बेडकर नगर के अंदर ये घटना है। अभी आपने जो नोएडा के अंदर आप जो 400 वार्ड का हॉस्पिटल बनाए हैं उसकी आधारशिला से लेके बिल्डिंग तक अखिलेश यादव जी की सरकार में कंप्लीट हुआ था। वहां भी आपने पूर्ववर्ती सरकारों का पुरुषार्थ दिखाने का काम किया, एक बार भी कहीं शिलापट पे माननीय अखिलेश यादव जी का नाम नहीं दिया। इसी तरह गोरखपुर एम्स के अंदर हम लोगों ने जमीन दी थी, 1200 करोड़ की वो जमीन थी। और ठीक है कपिल भाई, एक के बाद एक कई आरोप आपने लगाए, कई सवाल पूछे। सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। सुनील जी, आप शॉर्ट में उनको बता पाए कि सरकार क्या काम कर रही है। देखिए, ऐसा है कि ये तो उस वाली बात ये कर रहे हैं
कि जो 2022 और 2023, 2024 में भी हम अपने उद्घाटन करेंगे तो ये कहेंगे कि अखिलेश जी बना के गए थे, नींव छोड़ के गए थे वो। अखिलेश जी कहीं बूढ़े हो गए क्या अभी? अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने अपने जो काम किए वो कर लिए। आज तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने आज नोएडा में करा उद्घाटन। आप देख लीजिए, मेरठ का मेडिकल कॉलेज जाके देखिए किस प्रकार से उसके साथ में आप जाकर के अभी सहारनपुर का उद्घाटन हो रहा है, उसको जाकर के आप देख लीजिए। और लखनऊ में आप जाकर के देख लीजिए। अब आपको कहाँ कहाँ दिखाएं हम? अब वो रटा रटाया जो बात कह रहे हैं कि जो उस समय के काल में, अरे भाई ये तो सतत प्रक्रिया है। आपको समय मिला 5 साल का, आपको मिला 10 साल का समय मिला। 10 साल के काम आपको बताने चाहिए कि 10 साल में हमने ये कर दिया था। अब जो हम उद्घाटन कर रहे हैं वो भी आप नहीं करे। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे, हम श्रेय नहीं लेना चाहते। हमारी सरकार जो है वो सारे प्रदेश में जो काम के आधार हैं, जो शिला हैं, वो दिखाई दे रही। गन्ना मिलों में भी आप कहते थे गन्ना मिलें आपकी सरकारों में बंद हुई, हमने गन्ना मिलें चलाई। गन्ना मिलें आपने औने पौने दामों में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टियां बिकी हुए, हमने उनको रद्द कराए, उनके समझौते रद्द कराए। कि ये सब चीजें तो ऐसा है कि अभी हम दूसरी बात ये देखिए, अभी क्या है कि आपको माननीय मंत्री जी आज भी 20,000 करोड़ रुपया बचा हुआ है, हम किसी अभी आप कहाँ गन्ना मिलो आपको हम बताना चाहेंगे कि आप जो है आप उसको श्रेय मत दीजिए। अब अगर आप ये इतना अच्छा विकास करते या फिर जनता के दिलों में आप जगह बना लेते तो आपका सुपड़ा सपाया क्यों करती जनता? हमने थोड़े से पड़ा, हमारे तो जनता ने हमको लाए हैं, जनता ने हमें जो है मैंडेट दिया है भाई। 325 का जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में दिया है। 2012 से 2017 और 2000 उसके साथ 2 काल आपने चलाए। तो जनता आपको सर आंखों पे बैठा लेती। तो हमने कहा आपके बारे में कि भाई आपने काम किया नहीं किया, तो जनता ने कहा कि आपने कुछ नहीं किया, आप तो केवल उसमें रह गए। तो आपको अपने आप को अभी ठीक करिए, झांकिए अपने गिरबान में कि आपका कार्यकाल क्या था। तो हमने नहीं जनता का फिर चुनाव आप उसके बाद में भी लड़े, हम लोग 19 में लड़े। अटल सरकार ने भी काम नहीं किया था क्या कि जनता ने 10 साल के भारतीय जनता पार्टी को दूर कर दिया? 2019 जी 15 साल तक राजनाथ सर जी की सरकार के बाद जनता ने वहां भी दिखाया। आप कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ कर देंगे, गठबंधन से हम आ जाएंगे, गठबंधन पे ये कर देंगे। तो आप कम से कम ये देखिए कि आज योगी जी की सरकार का करिश्मा था कि 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उतना करिश्मा दिखाया कि उत्तर प्रदेश में फिर हमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में इनका सूपड़ा साफ किया। ठीक है। और वो सूपड़ा साफ किया कि जब इन्होंने कहा था कि हम गठबंधन से मिलकर लड़ेंगे एक साथ एक पाले में खड़े होकर के, फिर इनका सूपड़ा साफ हुआ। तो अभी अपने आप को ठीक करो, जनता में अपनी जगह बनाओ। बिल्कुल, तो उसके बाद बात करेंगे। राहुल, मैं आपके पास आऊंगा, काफी देर हुई मैं आपके पास नहीं आया, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक तरफ हमारे सामने कोरोना से निपटने की चुनौती है, दूसरी तरफ इस तरह के जो फर्जीवाड़े आ रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा और जवाबदेही कैसे तय होगी? जिम्मेदार कौन है आखिर लोगों की सेहत के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे बड़ी गंभीर समस्या है। अगर जो पीजीआई जैसे संस्थान में फर्जी रिपोर्ट से कोई एडमिट हो जाता है तो ये एक समस्या तो है, लेकिन ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं पहली बार आई हैं हमारे देश में, फर्जीवाड़े नहीं होते हैं। वो हमारी एक आदत भी है कि हम ना शॉर्टकट ढूंढते हैं हर एक चीज में। तो उस शॉर्टकट के चक्कर में हम कोई जुगाड़ लगाते हैं और पैसा देते हैं, रिश्वत देते हैं, और एक हमने एक रिपोर्ट बनवा ली। जैसे मैंने डॉक्टर साहब की बाइट सुनी थी पीजीआई के, तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने अपने सिस्टम में वो कंप्लेंट नंबर डाला तो वो उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। तो वो ठीक है कि एक किसी बैठे हुए क्लर्क ने या किसी ने वो डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा दिए होंगे उन लोगों को और उन्होंने उस पर रिपोर्ट लिख ली होगी, लेकिन वो सिस्टम में नहीं गई। तो इससे एक तरीके से बात पता चलती है कि फर्जीवाड़ा नहीं था, एक आदमी ने, एक या 2 आदमी ने फर्जीवाड़ा किया होगा। क्योंकि अगर जो कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते तो वो सिस्टम में भी जा रही होती और डेटा में इंक्लूड होती वो एफआईआर जो भी वो रिपोर्ट थी। लेकिन अगर जो डेटा में इंक्लूड नहीं है तो इससे साफ है कि वो उसमें 1-2 लोग इन्वॉल्व है और वो जो बस एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया गया और उस डॉक्यूमेंट्स में बाद में अपने पेन से या कंप्यूटर से जो जहां से भी वो भरा गया है भर के और उससे वो एडमिट होने का ट्राई किया गया। अगर जो पकड़ा गया है तो इसमें भी हमें उनको भी जो डॉक्टर हैं पीजीआई के जिन्होंने ये देखा और वो समझ गए तो उनको भी श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने एक सजगता दिखाते हुए खुद को और जो लोगों को एक तरीके से जान बचाई है इसमें। देखिए, ये वैसे मामला तो बहुत खतरनाक है कि अगर जो कोई
रिपोर्ट ले जाता है कोरोना की नेगेटिव वाली और एडमिट हाँ, हो जाता है, और अगर सच में वो वो पॉजिटिव हो, हाँ, तब क्या होगा? बहुत सारे लोगों की जान के इसीलिए साथ हमें हुआ। अपनी सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना है और ये जो छोटे छोटे लीकेज है ना, हाँ, इन लीकेज को ठीक करने की जरूरत है। इसको लीकेज को ठीक कर सकती है बस हाँ, सरकार हाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन मजबूती से काम नहीं करेगा तब तो ये छोटे लीकेज खत्म नहीं होंगे। लीकेज पे काम करने की जरूरत। बिल्कुल। नितिन, आप ये बताएं कि ये इन जालसाजों का जाल कहां तक फैला हुआ है, और अगर हम बात करें तो देश में क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और शहरों में भी इनके जो गिरोह हैं वो सक्रिय हो? देखिए राजेश, तो दूसरे शहरों की बात तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन तो उत्तर प्रदेश ऐसे सामने आए किया जा रहा है, उसे नेगेटिव कर दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बात ये है कि वो जिस तरह से अभी मैं बातें सुन रहा था कि साफ तौर इस बात को कहा गया है कि बहुत बड़ा रैकेट नहीं होगा, अगर होगा तो कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं मीटिंग की जरूरत होगी। लेकिन साफ तौर पर यहाँ एक ही पेशेंट पॉजिटिव है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव बनाई जाती है और उसके बाद वो अपना खुद को एडमिट करवाता है, तो उसे नॉन कोविड वार्ड में एडमिट किया जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल पेशेंट होते हैं और अगर वो पॉजिटिव सबको पॉजिटिव बैठेगा तो कहीं ना कहीं इसमें जो जिम्मेदार है या फिर जो जिम्मेदार देखा जाए तो ठीक है बहुत बड़ी। नितिन, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, आपकी आवाज थोड़ी ठीक से दर्शकों तक पहुंच नहीं पाएगी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि इस तरह के जो फर्जीवाड़े अगर और जगह पे भी हो रहे हैं तो उन्हें कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है वक्त रहते, क्योंकि मामला सामने आने के बाद शायद बहुत देर हो जाए, लेकिन वक्त रहते ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ, ऐसे फर्जीवाड़ों को कैसे पकड़ा जा सकता है? देखिए, जब एंट्री होती है तो उसके अंदर एक यूनिक SRF ID जनरेट होता है। तो कोई अगर ऐसा मैकेनिज्म हो कि हम इंटरनेट पे उस SRF ID को डाल के देख सकें कि एक्चुअली उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हाँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज वहाँ पे पकड़ सकते हैं, क्योंकि तो फिर तो उसके थ्रू पता लग जाएगा। पर अभी हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म मतलब हॉस्पिटल के अंदर नहीं होता है कि कोई भी उसे जैसे गूगल पे भी डाल के SRF ID से पता लगा सके कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ, ठीक है। गौरव जी, क्या इस वक्त एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है? जिस तरीके का हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पे चूंकि एक इच्छा शक्ति और मजबूत जो अभी है उसको और ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि इस तरह के जो गिरोह सक्रिय हो रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि एक नजीर बने दूसरों के लिए। बिल्कुल, हमारी सरकार तो आप जैसा जानते ही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार है। भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और अपराध के खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हाँ। किसी संस्थान को पूर्ण रूप से दोष नहीं दिया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति उसमें शामिल है तो जांच के बाद जो चीजें निकल करके आएंगी उसके विरुद्ध भी बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए इस बात के लिए आश्वस्त रहने की बात है। अब ये है कि जांच के बाद ये समझ में आ जाएगा कि इनका फैलाव कहाँ तक है, कितना इन्होंने गड़बड़ी किया है, और अब तो चीजें डिजिटलाइज हो गई है, हो गई है, तो फिल्ट्रेट की संभावनाएं भी बहुत कम हो गई है। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो किसी न किसी लेवल पे पकड़ा ही जाएगा, और पकड़ा जाएगा, ट्रेस होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमारी सरकार आप जैसा देख रहे हैं सभी क्षेत्रों में कार्रवाई हुई है, तो यहाँ भी होगी। ठीक है। सुनील जी, चूंकि इस वक्त प्रदेश के सामने ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के सामने भी एक बड़ा संकट है और कोशिश की जा रही है, हर कोई अपने अपने स्तर पे राज्य सरकारें काम कर रही हैं। हम यूपी में भी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद सक्रिय हैं और वो कभी अस्पताल पहुंच जाते हैं, कभी कम्युनिटी किचन वो पहुंच जाते थे और कभी अलग अलग इलाकों में जाके खुद जमीनी जो हालात है उसे समझते थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो क्या सरकार को कोई ठोस नीति बनानी होगी ऐसे जालसाजों के खिलाफ, और तभी कोरोना पे काबू पा पाएंगे हम? देखिए, ऐसा है कि सरकार नीति बनाती है और उसको क्रियान्वयन कराती है। क्रियान्वयन होने में वहाँ अधिकारी और कर्मचारी वो हम सारे समाज से निकले हुए लोग हैं जी। कोई ना कोई परिवार से बैठा है, किसी घर से बैठा है, कोई परिचित है, तो सब एक समाज है। तो उसमें क्या है कि ये लंबे समय का जो एक कोकस है, जो एक फर्जी दस्तावेज बनाने का, फर्जी कागजात बनाने का, ये अन्य प्रकार के जो धंधे हैं, ये लोगों की एक मानसिकता में परिपक्व हो चुके थे। तो अभी जब ये पुरानी सरकारों का, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी पर भी, क्योंकि जब सरकारें रहीं तो उसमें सब ऊंच नीच चलती रही। हमारी सरकार को अभी 3.5 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश में, तो सरकार इस सफाई के सारे अभियान पर लगी है। चाहे वो आपराधिक सिस्टम बिगड़ा हुआ है, पूरी प्रशासनिक, पुलिस, वो सारे सिस्टम ठीक करने में लगे हुए हैं, उधर अपराधियों की जेलों के सिस्टम ठीक करने में लगे हुए हैं,
उधर देख रहे होंगे आप अस्पतालों की हालत क्या है कि अस्पतालों में डॉक्टर आते नहीं थे, नर्स आते नहीं थे, मरीज पड़े रहा करते थे। हाँ। ये सारे जितने भी एक सिस्टम में जो पूरा एक डीमक सी लगी हुई थी, हाँ। उसको ठीक करने में आप कॉलेजों को देखो, हमने कितना सुधार किया, शिक्षा के क्षेत्र में कितना सुधार किया, उसको आप देखिएगा। किसी प्रकार से आपको अगर जाना हो तो DIS वाले क्षेत्र में जाइए, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, फिर आप श्रमिकों के क्षेत्र में आ जाइए, जो मैं भी खुद उसका काम देखता हूँ। मैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण का काम देख रहा हूँ। हाँ। कि उसको आप देखिएगा श्रम कल्याण में कि लेबर के साथ कैसे था, उसका कहीं पंजीयन नहीं था, अकाउंट नहीं थे, बैंकों के खाते नहीं थे। ये हमारी सरकार ने एक एक चीज को लेकर के कि सभी क्षेत्रों में हाँ। उस पर सुधार कर रही है लगातार। ठीक। तो हम अभी ये भी नहीं कहना चाहते हाँ। कि सारे सुधार हमने कर दिए हैं। हाँ। हम लगातार उस कोकस को तोड़ने लगे हैं। हाँ। जहां क्षेत्रों में बहुत बड़ा एक कोकस माफियाओं का है। हाँ। गन्ने में चले जाइए आप, गन्ने की पर्चियों का सिस्टम क्या था, माफिया वहां कैसे काम करते थे, तो सभी क्षेत्रों का एक सिस्टम दूसरे प्रकार का था। उसमें धंधे थे, उसमें माफिया बैठे हुए थे, वो माफिया चलाया करते थे, नकल माफिया हुआ करते थे। हाँ। पर्चे लीक करने का काम चलता था, अभी भी चलता है, चल रहा है। हाँ। ऐसा नहीं कि हमने पूरी सफाई कर दी है उसकी। हाँ। अभी हम उसमें लगे हुए हैं, सारी ठीक करने में लगे हैं। कपिशारों में, हाँ। तो ये इस प्रकार से जब सारी चीजों को देखा, आप देख रहे होंगे हाँ। कि सरकार एक एक चीज को लेकर के हाँ। चारों तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, हाँ। और फिर ऐसा नहीं है कि उनके लोगों के जो वे ऑफिसर्स हैं जिनको आदत पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार करने की आदत है, कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने की आदत है, या उनको अपने गलत धंधों से काम करने की आदत है, तो उस प्रकार की आदतों को ठीक करना एक समय होता है। हाँ। तो अभी मात्र 3.5 साल की सरकार ने हाँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो ऐतिहासिक है और सराहनीय है। आज लोगों में चाहे गांव है, खेत है, खलियान है, वार्ड है, नगर है, गली है, मोहल्ले हैं, तो उसकी चर्चा है आज। ठीक है कि भाई ये सब ठीक हो रहा है, अपराध पे अंकुश हो रहा है, शिक्षा माफिया जेलों के अंदर बंद पड़े हैं। हाँ। माफिया जेलों के अंदर जा रहे हैं, तो ये सब धीरे धीरे इन सब है, ये चीजें सामने आ रहे हैं। मैं मीडिया का और सबके आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप उठाते हैं, उस बात को सामने रखते हैं, तो उसको हमें एक अवसर मिलेगा और भी ठीक करने का। जैसे ये सामने आया प्रकरण, ऐसे ही चीजों से सीख के साथ काम पे करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि अभी जो है बहुत सारी चीजों को ठीक करना है हमें। बहुत सारी व्यवस्थाओं को पटरी पे लाना है, जो आम जनता के। अब आप देखिएगा आज उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग, जिसको हम मैं स्वयं भी देख रहा हूं, श्रमिकों के आज कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो ऑनलाइन अपने पुत्री के विवाह की अगर योजना का उसको लाभ, शादी का, उसकी पुत्री शादी के योग्य हो गई है, तो वहीं से ऑनलाइन भरे वो बैठ करके अपना। तो हमने दोनों व्यवस्था कर दी है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों से आप करो। आपको मृतक आश्रित की योजना का लाभ लेना तो ऑनलाइन कर दो। आपको बच्चों के पाठ्यक्रम टेक्निकल के काम को आसान करने की तरफ कदम उठाए कर रहे हैं कि जो लोगों के पहुंच में आ जाए। और फिर ये जो माफिया हैं और जो ये इस प्रकार के लोग जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो डॉन हैं, वे सब हट जाएंगे, फिर किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो अपना ऑनलाइन काम करेगा। कपिश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, मंत्री जी का सीधा एजेंडा ये है कि जो वो कुछ नहीं कर रहे हैं उसी चीज को यहाँ पे विस्तृत रूप से बताने का काम है। खुद कहते हैं कि माफिया राज 3.5 साल हो गया, अभी ये रोक नहीं पाए, तो ये आपकी विफलता है। क्या आप चुनाव में जाने से पहले देश को ये बात बताए थे कि आपका जो 0% टॉलरेंस होगा वो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल या 40 साल लेगा? या नेहरू को आप आज तक कोसते रहेंगे इस देश की तरक्की के लिए? नहीं, बहुत पीछे मत जाएं कपिश। आज हम कोरोना पे और ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उस पर बात करेंगे। बहुत पीछे जाएंगे तो वक्त निकल जाएगा। कपिश भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आज पे बात करें, आज के मुद्दे पे। हाँ राजेश भाई, शगुफा ये छोड़ रहे हैं तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। हम सारे लोगों ने इनकी बातें लगभग 7-8 मिनट सुनी है। नहीं, बिल्कुल, वो थोड़ा देरी से भी आए थे, इसलिए मैंने उन्हें ज्यादा वक्त दिया। श्रम विभाग के अंदर जो ये जिस बात की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया धीरे धीरे ही तरक्की किया। जिस C.dot टेक्नोलॉजी का ये विरोध करते थे, जिस कंप्यूटराइजेशन का ये विरोध करते थे, आज उसी को ये पकड़े हुए। जिस आधार का इन्होंने विरोध किया, जिस नवाड का इन्होंने विरोध किया, आज ये उसी के लिए काम कर रहे हैं। और ये सारी सरकारें करती रही, क्रमबद्ध तरीके से वो विकास को आगे बढ़ाती रही।
आज श्रमिकों के बच्चों की शादी के लिए आज से पैसा नहीं दिया जा रहा है, बहुत पहले से दिया जा रहा है। गरीबों की जो पेंशन योजना थी वो भी इनकी सरकार ने बंद कर दी। कन्या विद्याधन योजना भी इनकी सरकारों ने बंद कर दी। तो ये पीठ न ठोके, ये तो खाली फर्जी बातें कह रहे हैं। और जिसकी सरकार के मुख्यमंत्री खुद ही 302 के मुलजिम हो, जिसके डिप्टी मुख्यमंत्री पे खुद ही आपराधिक मुकदमे हो, जिनके पूर्व राज्य मंत्री जो है वो बलात्कार के केस में अंदर हो, जिनके माननीय विधायक शेखर आप मुद्दे से भटक गए। आज नहीं, आप इन बातों का आज कोई मतलब नहीं है कपिल भाई, आज इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। हमने हर मुद्दे को उठाया, जोर शोर से उठाया। जो सरकार की कमियां हैं वो भी वक्त वक्त पे दिखाई हैं, जो सफलता है वो भी दिखाई है। तो आज हम ये चाहते हैं कि जो एक सार्थक बहस है वो हो, कोरोना काल है हमारे सामने। और क्या इसमें तूतू में हम करते रहेंगे? क्या विपक्ष सिर्फ इसी उसमें रहेगा कि पिछली क्या कमियां थी, अगली क्या थी, या फिर कोई सुझाव भी सरकार को देगा कि कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि हम सबके सामने एक बड़ा संकट है। बिल्कुल राजेश भाई सुधार देंगे, क्यों नहीं सुझाव दिया जाएगा, बिल्कुल सुझाव दिया जाएगा। लेकिन मंत्री जी जब खुद ही गुणगान करेंगे तो उसका जवाब तो विपक्ष को देना पड़ेगा। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि अगर कोई फर्जीवाड़ा खुल करके सामने आया है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ। और एक बात का दृष्टिकोण और भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ। कि 5-6 महीने से अगर ये चीज फर्जीवाड़ा लगातार चलता रहा होगा और आज एक डॉक्टर की वजह से समझ में आया और सामने आया है, यही बात अगर शुरू से पीजीआई प्रशासन कर रहा होता और जिनकी भी कोरोना रिपोर्ट है वो अपने यहाँ चेक कर लेता तो ये बहुत पहले ही चीजें ठीक है गौरव मिश्रा सवाल हो जाती है और इस तरीके के महामारी का काम नहीं होता। ठीक है तो पुलिस समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र हमारे मित्र तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, बनती है उनको तत्काल गिरफ्तार। फर्जी रिपोर्ट का मामला है, इनकी सरकार ने तो पूरा मेडिकल कॉलेज ही, बीएमएस मेडिकल कॉलेज ही बिना जमीन, बिना बिल्डिंग, बिना इक्विपमेंट के मान्यता दे दिया उसको, बिना उसके मान्यता दे दिया। इसके अलावा मेडिकल फैकल्टीज में फर्जी बैंक गारंटियों से सब्जेक्ट की मान्यता देने का काम इनकी सरकार ने किया। विशेष वर्ग के लोगों को विद्यालय खुलवाने का काम इन लोगों ने किया फर्जी तरीके से। पूरा का पूरा शिक्षा तो बाजार में तब्दील कर दिया। एक एक आदमी की मार्केट में 20 लोग नौकरी कर रहे हैं। आपकी सरकार में नौकरी दी गई है। 2014 के अंदर लोग सरकार पाए हैं। 15 की मार्केट में कितनी चीजें पाई गई। अभी आप देखिए ये जो 59,000 टीचरों का मामला सामने आया, इसमें किस तरीके से मेरिट बनाई गई और किस तरीके से नकल कराई गई। पुलिस प्रशासन के अंदर कितने भी आपने किया, 9 मार्क्स पेपर लीकेज हो गए। नहीं गौरव जी, आप भी आपसे तो दुकान में मिलोगे। नहीं बिल्कुल नहीं, मुद्दे से नहीं भटकेंगे सर। एक सेकंड डॉक्टर शालिनी, पक्ष विपक्ष से हटके मैं आपके पास आऊंगा और ये समझना चाहूंगा कि अगर 1-2 लोगों की भी जो अगर कोरोना पॉजिटिव हुए उनकी रिपोर्ट नेगेटिव दिखा के उनको एडमिट किया जाता है अस्पताल के भीतर, तो ऐसे में सैकड़ों जिंदगियों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। इसे माना जाए कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है और इसे दुरुस्त कर सकते हैं हम वक्त रहते सावधानी के साथ। जी बिल्कुल, आपको अब तक समझ आ ही गया है कि ये कितना संक्रमण वाली बीमारी है। ये तो बहुत जल्दी फैलती है और अस्पतालों से इस चीज का आयोजन किया जाता है कि जो कोरोना से संक्रमित हैं उनको एक तरफ रखा जाता है और जिनमें जरा सी भी आशंका होती है उनको अलग रखा जाता है और फिर एक नॉन कोविड एरिया होता है जहाँ पे जिसका कोई सस्पेशन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं पाए जा रहे हैं, उनको वहाँ रखा जाता है। तो ये सारा ट्रायल करने का सिस्टम का मतलब ही यही है कि हम चाहते नहीं है कि एक संक्रमित इंसान से दूसरे को फैले, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। हाँ। तो डेफिनेटली ठीक है राहुल, आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से अभी सुनील जी ने भी कहा, आपने गौरव को भी सुना, डॉक्टर साहब को भी सुना, कपीश तो लगातार चूंकि सरकार की जो कमियां हैं उसको गिनवा रहे हैं और सियासत वहां आ जाती है। लेकिन मैं समझना चाहूंगा इस मुश्किल दौर में हम कैसे पार पाएंगे, क्योंकि हम सबके सामने ये चुनौती है और अगर कहीं पे फर्जीवाड़ा होता है तो एक शख्स कई जिंदगियों की जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। जरूरी है कि ऐसे एक नीति बनाई जाए, एक ठोस रणनीति बनाई जाए जिससे ऐसे फर्जीवाड़े करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ एक मैसेज जाए साफ। देखिए, मैं डॉक्टर शालिनी की एक बात से बड़ा मुतमईन हूँ कि उन्होंने बोला कि सारा सिस्टम एक क्रिएट किया जा सकता है कि कौन कोविड पॉजिटिव है, वो डेटा एक्सेस एक डेटा बना दिया जाए और उसको
हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को एक्सेस करने की परमिशन हो। हाँ। तो ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने बोली और ये हो सकता है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं कि ये हो नहीं सकता है। हाँ। और जैसे हम देखिए आगे इन चीजों के लड़ने की अगर जो तरीके भी देखें तो ये डिजिटलीकरण चीजों को लड़ने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आरोग्य ऐप बनाया गया, आरोग्य ऐप से आपको पता चल जाता है कि आप किस कोविड पॉजिटिव से मिले थे, तो वो एक तरीके से उसने बहुत हेल्प की है जी। वो कोई विपक्ष कुछ भी बोले और कोई उस पे अब सवाल भी उठे आरोग्य ऐप पे, पर वो ठीक है, लेकिन उतना मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा डाउनलोड हुआ और उसने हेल्प की है। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं और आपका ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन होता है तो वो एक चीज बताता है कि आप इतने उनसे मिल लिए। वैसे ही हम इस डेटा को अच्छे से, अगर जो डेटा बिग डेटा को हम मैनेज करें, और बिग डेटा बहुत बड़ी ताकत है, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है और नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है और एक सिस्टम बनाने की जरूरत। जब तक सिस्टम्स क्रिएट नहीं होंगे तब तक हम इन चीजों से लड़ नहीं पाएंगे। और जहां तक रही बात कपीश जी की कि उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, ये हुआ वो हुआ, देखिए फिलहाल मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले और मुझे पता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट में अभी भी सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं और उसका रीजन ये है कि वो काम करते हुए दिखते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लोगों में एक मीडिया हाउस ने ऐसी कोई बहुत डेटा लिया गया, उस डेटा में वो पॉपुलर है, तो वो दिखते हैं, काम करते हैं, उनके काम दिख रहे हैं। जब तक काम दिख रहे हैं तो लोग उनको सपोर्ट करते ही रहेंगे। वो अब जब तक काम, अब जिस दिन वो लगे कि वो काम नहीं कर रहे हैं, लोग उनको बिसरा देंगे। सीधी सी बात है, लोकतंत्र है। अगर जो आप अच्छा काम कर रहे होते तो आपको सच में ये देश की जनता और प्रदेश की जनता वैल्यू देती। अगर जो आपने नहीं किया, आपको मानना पड़ेगा ये बात कि आपने नहीं किया, लेकिन आप खुद के गुणगान करते रहेंगे तो फिर जनता को सोचना पड़ता है कि अगर जो जनता अपने मुंह से बोले कि भाई अखिलेश यादव जी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे, तो मानिए बहुत अच्छे काम किए। कपीश जी बोले कि बहुत अच्छे काम किए हैं, तो फिर ये थोड़ा इसमें डाउट पैदा होता है कि भाई हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। सुनील जी, आप ही से मैं ये समझना चाहूंगा कि अब सरकार को एक ठोस नीति बनानी होगी ऐसे जालसाजों के खिलाफ जो कोरोना पर इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं। क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, ये दिखाई देता है। मुख्यमंत्री खुद एक्टिव हैं, हमें वो भी दिखाई देता है। कई जगह से कमियां आती हैं, हम वो भी सामने रखते हैं और उसको ताकि दुरुस्त किया जाए। ऐसे में एक नई नीति बनानी होगी ताकि कोरोना काल में विजय पाया जा सके। देखिए, कोरोना काल एक अपने आप में एक त्रासदी है। इस त्रासदी के साथ में सरकार और समाज दोनों साथ साथ जो है इस वायरस से और इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो वो समाज और सरकार का समाज बहुत सहयोग कर रहा है। मैं उसका आभारी भी रहता हूँ, क्योंकि कोविड के समय देखा है कि जितना सरकार मदद कर रही थी उससे 2 गुना जो है समाज सड़क पर उतर करके जो ऐसे असहाय लोग थे उनके रोजी रोटी की चिंता वो भी कर रहे थे। तो ये तो नीति की आवश्यकता है और आवश्यकता के जो एक जर्नी है, यानी कि इस यात्रा में कोई सी भी यात्रा चले तो वो जो आविष्कार ही जननी है आवश्यकता की, तो वो आएगी बात। और इस पर ठोस कड़ा कानून बनाएंगे, निश्चित रूप से ये ध्यान में आ रही है और आवश्यकता मजबूत करने की है। करेंगे इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिर दूसरे बंधु की बात का मैं उत्तर देगा, क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है अभी। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, पूरा देश जब चैनल पर कोई व्यक्ति बैठता है आकर के तो उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभी बंधु कह रहे थे, मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं उत्तेजित हूँ इनकी बात से, या लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए अपने नेता, मैं तो नेता कहता हूँ, अच्छे हैं। मुलायम सिंह यादव जी पे कम से कम 3 दर्जन मुकदमे हैं, तो लेकिन उनको अपराधी नहीं कहा जा सकता। मैं कहना चाहूँगा कि जब अपनी अपराधी की जो परिभाषा उसको समझिए पहले कि अपराधी किसे कहा जाएगा। कि अब मुकदमा थाने में पंजीकृत हो जाना या उसके आधार पर कोई एक्शन जब तक नहीं है, देश की एक व्यवस्था बनाई गई है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका ने अगर किसी व्यक्ति को सजा दे दी गई है, सुनने की आदत डालिए पहले आप बंधुवर, आप सुनिए। तो आप जो राजनीतिक मुकदमे, आपराधिक मुकदमों की बात कर रहे हो, आपके नेता के यही चैनल पर वीडियो है, सुना देंगे यही मनोज जी के उनके पास भी है, कि जब आपके नेता खुद के स्टेटमेंट हैं, मुलायम सिंह जी के स्टेटमेंट हैं, अखिलेश यादव जी के भी स्टेटमेंट होंगे 1-2, लेकिन उनका मैंने ज़्यादा सुना नहीं। शिवपाल जी के स्टेटमेंट है, वो तो महिलाओं के प्रति कितना सम्मान करते हैं, सारे देश ने देखा है। जिन अपराधियों की तुम बात कर रहे हो, और अपराधियों की पार्टियों का एक आंकड़ा गिन करके निकाल लीजिए सूची। आज भी आपके पार्टी में अपराधी, वहाँ अपराधियों का बोलबाला, वहाँ तो ढूंढना पड़ता था कि अपराधी है।
अभी और आपके नेताओं को देख लीजिए, आजम खां जेल में पड़े हैं अभी, वो बाहर नहीं आ रहे। हम उन पे नहीं जाते, हम आज क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, मंत्रियों की बात कर रहे हैं, सरकार के संचित कर रहे हैं। आपको अपने आप को संभालिएगा, अपने आप को जनता में काम करिए, झूठे भ्रामक प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। उनके भ्रामक प्रचार से फर्क नहीं पड़ता। आप एक जिम्मेदार पद पे हैं और हम चाहते हैं इस वक्त लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको एक संदेश जाए सटीक। देखिए, दूसरा विषय है कि सरकार के जो कामकाज की जो वो समीक्षा होती है, सरकार के कामकाज की समीक्षा करने वाली इस देश और प्रदेश की देवतुल्य महान जनता है, जो वो हमारे कामकाज की मूल्यांकन कर रही है। मूल्यांकन वो हमारा जैसे काम होंगे तो हमें वो उसी प्रकार के आधार पर हमें वो रिजल्ट देगी, और उसको वो किसी से डरती नहीं है। और वो किसी भी प्रकार से भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आज भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस पर श्रद्धा है। ठीक, और कोरोना को लेकर मैं ये आपसे इकट्ठा करो ना विपक्ष को और जनता को अपने साथ लेकर के, अगर अन्याय पीड़ा हो रही है तो उसके खिलाफ, जैसे हम लोग सड़कों पर लड़ते थे आपके खिलाफ और तमाम हम जेलों में रहे, मुकदमे में गए, तो आप करो ना, जनता को इकट्ठा करो, जनता सड़कों में आंदोलन करे, क्योंकि आपके नीतियों के खिलाफ त्रस्त जनता को भूल जाएगी। हमारे सामने एक बड़ा संकट है सर, बिल्कुल, उसमें मैं पक्ष विपक्ष में नहीं जाऊंगा। हम उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या देखें कोरोना को लेकर, किस तरीके से हम इससे पार पा सकते हैं, क्या सरकार की आगे तैयारी? सुनील जी, आप ही से मेरा सवाल। देखिए, हमने पूरा कोविड को लेकर के एक एक चीज को व्यवस्थित तरीके से हमारे अस्पतालों में आप जाके देखिए, जब आप देखते हैं कि 2 दिन के रिपोर्ट, पहले प्रथम चरण को आप जाइए, पहले चरण में जब कोविड देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक बहुत खूंखार तरीके से आया था, तो उसकी जब रिपोर्ट होती थी तो उसकी 24 घंटे लग जाया करते थे रिपोर्ट आने में, रिजल्ट आने में उसके। आज हमने कितना उसका मतलब तेजी से उस चीज को बढ़ाया है। कोविड की आज 10 मिनट में आ जाती है रिपोर्ट, टेस्टिंग कराओ रिपोर्ट आ जाती है। उस समय 100 मरीजों को दिक्कत हो रही थी, आज लाख से ऊपर राज्यों में हो रही है। तो आप इसका देखिए कि जहां मेडिकल कॉलेज है, जिला चिकित्सालय है, या प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं, हमारी सरकार ने उन सबको सुविधा देते हुए और उनको ताकत देते हुए, और कोविड के चलते किसी भी कोविड के लिए कोई समस्या ना हो उसकी आप देखिए कि हमारी सरकार ने बहुत व्यवस्थित तरीके से उनके इलाज की चिंता कर रही है, उनके रोजी रोटी की चिंता कर रही है। तो सरकार जो अपना एक नैतिक दायित्व है, उस दायित्व को पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। और उस बात की सराहना उन, चाहे अस्पताल में मरीज हैं, चाहे वो गांव शहर के अंदर आने वाले उनके पैरोकार हैं, उनके तीमारदार हैं, वो सब इस बात की प्रशंसा करते हैं कि अगर कोई सरकार का राजा अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आया है, वो आदित्यनाथ योगी जी है। तो इसकी प्रशंसा सारे में है, जाकर के जानकारी कर ले और पता कर ले उस बात को। नितिन, आप बताएं लखनऊ की जो जमीनी हकीकत है वो क्या है, और इसमें ठीक है, नितिन तक मेरे आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे फिर संपर्क करेंगे, लेकिन राहुल आपके पास मैं आता हूं। जो जमीनी हालात हैं वो और जो बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उनमें क्या फर्क लगता है? दूसरे प्रदेशों के मुकाबले अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो लगता है कि स्थिति बेहतर है और काम किया जा रहा है ताकि लोगों को सहूलियत मिले। देखिए, निश्चित तौर पे स्थिति बेहतर है उत्तर प्रदेश की और प्रदेशों के मुकाबले। महाराष्ट्र देख लें, आप आंध्र प्रदेश देखें, तमिलनाडु देख लें, तो स्थिति तो अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों में पैनिक नहीं है। कोरोना है ठीक है, पर लोगों में पैनिक नहीं है उत्तर प्रदेश में। और अगर जो जैसे सरकार काम कर रही है, जैसे हॉस्पिटल, जैसे देखिए ये तो हम सब जानते हैं जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में भी नहीं, पूरे भारत में भी नहीं है। लेकिन जैसे स्थिति को संभाला है वो सरकार, उसकी मतलब सराहनीय कार्य किया है, इसको हर कोई मानेगा इस बात को। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद तो है कि और बेहतर हो सकता है। हमें कोरोना से अभी ये नहीं है कि लड़ाई जीत गए हम। अभी कोरोना की जैसे कई बार WHO ने भी बोला कि सेकंड वेव भी आ सकती है। अभी कई चुनौतियां हैं हमारे सामने, उसका तैयारी और हमें लगता भी कि सरकार इस चीज के लिए तैयार भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक तरीके से अब देखेंगे तो जितना बड़ा राज्य है उस हिसाब से ना तो उतने केस हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से भी अब देखेंगे तो ना केस हैं। और कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मैं नहीं मानता हूं कि बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने इस मामले को संभाला, काबू में किया है। ये नितिन से समझ लेते हैं। नितिन, आपके पास आऊंगा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जमीनी हकीकत वहां की क्या है, और जो ये अब शिकायत सामने आई है, मामला सामने आया है, इसमें अब तक क्या कुछ हुआ है?
देखिए, इसमें अगर अभी तक हम बताएं तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से एफआईआर करवा दी गई है और धोखाधड़ी के मामले में पीजीआई थाने में एफआईआर करके बताया जा रहा है कि जो ईमानदार आया था मरीज के साथ वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, उसकी जो कॉल ट्रेस है वो करी जा रही है पुलिस की तरफ से। बहुत जल्द जैसे ही वो गिरफ्त में आता है उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी और आगे इसमें कौन कौन शामिल है उसका पता लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बात राजेश यहाँ है कि राजधानी लखनऊ में अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत से ऐसे इलाके जहाँ ये खबर भी सामने आई थी कि वहाँ पर सिर्फ एक पेशेंट पॉजिटिव था और उससे पूरा का पूरा जो मोहल्ला था वो पॉजिटिव हो गया था, पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक पॉजिटिव का मरीज नॉन कोविड वार्ड में एडमिट हो जाता है तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एक साथ कितने लोग मरीज बन सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ ठीक है नितिन, बहुत शॉर्ट में, अब वक्त की कमी है, हाँ बहुत जल्दी से। बिल्कुल, साफ तौर पर रिपोर्ट चेक करी गई है, उसकी रिपोर्ट सिस्टम पे डालकर चेक करी गई है। उसके पहले कई सारे ऐसे मरीज होंगे जिनकी रिपोर्ट चेक नहीं करी जा रही थी क्योंकि वो मैन्युअल थी। तो ये जो सवाल है कि क्या उन लोगों को चेक किया जाएगा? चलिए बिल्कुल, और अब जरूरी है कि ऐसे फर्जीवाड़े जो हो रहे हैं उनको, जो लोग कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए ताकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। आपका बहुत शुक्रिया कपिल श्रीवास्तव, गौरव मिश्रा, सुनील जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्राइम न्यूज के स्टूडियो में आए। राहुल तालान शुक्रिया, नितिन आपका भी शुक्रिया। तो एक बड़ा संकट है हम सबके सामने कोरोना से पार पाना, और उस बीच जब सरकार एक तरफ तैयारी कर रही है उससे निपटने की, और जब कुछ लोग पैसों के लालच में या चंद रुपयों के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब जरूरी है कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि दूसरों के लिए वो एक नजीर बने। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।